हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है और ज़्यादातर पेपर में आता है। किस हिसाब से आपने लिखना है, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। अगर आप साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी मॉडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने साथ के साथ नहीं देखा, बीच बीच में देखा, तो आपको मॉडल समझ ही नहीं आएगा। समझ की बात? तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रोफेसर रॉबर्ट एम सोलो is an eminent classical economist, classical growth economist. His model is an alternative of Harrod-Domar growth model. उसका जो मॉडल है, Harrod-Domar का जो alternative है, he has incorporated in his model the possibility of factor substitution and diminishing returns to a factor. तो उन्होंने अपने मॉडल में जो फैक्टर जो है उनकी सब्सटीट्यूशन पे जोर दिया, लेबर कैपिटल की जो सब्सटीट्यूशन है उस पे जोर दिया और डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे भी फोकस किया है. सोलो मॉडल implies that economies will conditionally converge to the same level of income given that they have the same rate of savings, depreciation, labor force growth and productivity. तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की भी थ्योरीज में इन्होंने कहा था इकोनॉमीज कन्वर्ज हो जाएंगी अगर उन इकोनॉमीज का सेम रेट ऑफ सेविंग्स रहा, डेप्रिसिएशन और लेबर फोर्स की ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी ग्रोथ सेम रही, तो इकोनॉमीज जो है काफी आगे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी. Thus, the Solow model is the basic framework for the study of convergence across countries. तो सोलो मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में जो कंट्रीज हैं वो कन्वर्ज करती हैं. अब इस थ्योरी की एजम्पशंस क्या है? सोलो मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस. नंबर वन, ओनली अ सिंगल कंपोजिट कमोडिटी, दैट इज नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस, जो पूरी की पूरी सिंगल कंपोजिट मतलब पूरी नेशनल इनकम को एक कमोडिटी की तरह ले रहे हैं. देयर इज ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर एंड कैपिटल. दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल. स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है. लेबर एंड कैपिटल जो है सब्सिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे को, यही सबसे मेन एजम्पशन है. इट अज्यूम्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई टू लेबर एंड कैपिटल सेपरेटली, तो उन्होंने कहा था दोनों में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ सकते हैं. प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. उसके बाद प्रोपेंसिटी टू सेव इज कांस्टेंट एंड ऑल सेविंग्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट. तो जो सेविंग और इनकम की जो रेशियो वो कांस्टेंट रहेगी और जितनी भी सेविंग है वो अल्टीमेटली इन्वेस्टेड होएगी एंड कोई भी होर्डिंग नहीं होगी. प्रोडक्शन रेफर्स टू नेट प्रोडक्शन एंड प्राइसेस एंड वेजेस जो है फ्लेक्सिबल है. देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन होगा इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को न्यूट्रल लिया गया है. ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं की एजम्पशन को उल्टा उल्टा करके क्रिटिसिज्म बाद में लिख देते हैं. अब एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल पे चलते हैं. According to Solow, because of the assumption of full employment and substitutability of factors, a free market economy in the long run remains in a steady state or stable equilibrium. वो ये कहते थे कि अगर फैक्टर्स की सब्स्टिट्यूशन करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में हम इकोनॉमी को लॉन्ग रन में ला सकते हैं. इन दिस स्टेट सेविंग इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड. इस सिचुएशन में जो भी सेविंग्स होगी वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगी. अकॉर्डिंगली सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर रहेगी. If there is disequilibrium in the economy or there is a disequilibrium in the supply of labor and capital, it will be automatically corrected. अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट में या लेबर की सप्लाई और लेबर जो सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल में कोई भी डिसइक्विलिब्रियम होगा तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था. अकॉर्डिंग टू सोलो, टेक्निकल कॉफिशिएंट्स बीइंग वेरिएबल, जो टेक्निकल कॉफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल मतलब लेबर को और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. कैपिटल आउटपुट रेशियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम will adjust itself in the direction of equilibrium ratio. तो लेबर और कैपिटल के चेंज होने से जो इक्विलिब्रियम है इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो वो भी जो है इक्विलिब्रियम के हिसाब से उसे भी एडजस्टमेंट मिल सकती है. ठीक है, तो ओवरऑल मतलब कैपिटल लेबर रेशियो की चेंज करने की वजह से टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट्स जो होते हैं, टेक्निकल कॉफिशिएंट्स जो होते हैं, उनको लेबर जो कैपिटल है उनकी डिफरेंट रेशियोज में चेंज करने को कहा जाता है. तो उनके चेंज करने से इक्विलिब्रियम एक अच्छे डायरेक्शन में रहेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा स्टेडी स्टेट पे. According to Solow, entire output of an economy is a composite और नेशनल आउटपुट और इनकम. ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ. इट्स ग्रोथ रेट इज वाई. हमने ग्रोथ रेट ऑफ इनकम या नेशनल आउटपुट को वाई से डिनोट कर दिया. एन इकोनॉमी स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम ऑन द कंजम्पशन एंड सेव्स द रेस्ट. जो कोई भी इकोनॉमी है वो जो कमाया इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा सेव करती है और कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेती है. इट इज कॉल्ड सेविंग ऑफ द इकोनॉमी. जो हिस्सा सेव कर मतलब नहीं कंज्यूम करती उसको सेविंग कहा जाता है. इट इज दिस सेविंग विच इज इन्वेस्टेड. ये सेविंग को ही पूरी इकोनॉमी इन्वेस्ट करती है, इसी वजह से डेवलपमेंट हो पाती है. सोलो बिलीव दैट द सेविंग इज अ डेफिनेट पार्ट ऑफ आउटपुट एंड इज सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल एस. सेविंग को उन्होंने स्मॉल एस से डिनोट किया है. रेट ऑफ सेविंग सिंबलाइजेज एज, रेट ऑफ सेविंग क्या होगी, एस इंटू वाई टी. मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आउटपुट है उसको वाई टी डिनोट कर लिया, जो कि मैंने ऊपर आपको डिनोट किया था ना, ये रहा वाई टी ग्रोथ रेट.
कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सप्रेस्ड एज KT। जो कैपिटल स्टॉक है उसको के इन टाइम पीरियड टी से डिनोट किया गया। ग्रोथ रेट ऑफ द कैपिटल स्टॉक जो है उसको के कैप से डिनोट किया गया। इट रेफर्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है ये नेट इन्वेस्टमेंट है। सिंस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ द सोलो मॉडल कैन बी एक्सप्रेस कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्मॉल एस इंटू y जो है वो कैपिटल है, ठीक है। द assumption ऑफ सोलो मॉडल इज दैट द लेबर एंड कैपिटल आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम ये मान के चल रहे हैं, assumption है ये, तो लेबर और कैपिटल ही दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इनका प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ कि जो आउटपुट है इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो y क्या हो गया आउटपुट, k हो गया कैपिटल एंड l हो गया लेबर। तो इसको थोड़ा सा बॉक्स वगैरह बनाओगे टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। बाय पुटिंग द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब आप ध्यान से देखो, ये जो y है, y की जगह मैंने ये पूरी फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर डाल दिया, तो ये ऐसे नहीं हो गया, s की जगह तो s ही रहा, ये जो s है स्मॉल s, इसकी जगह तो स्मॉल s ही रहा, इनटू ये पूरी की पूरी y की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को असर डालती हैं उन पे डिपेंड करता है। सोलो मॉडल is therefore solo model therefore assumes that the supply of labor increases at exponential rate। तो ये जो एक्सपोनेंशियल रेट है उसको डिनोट करने के लिए इन्होंने बताया L0 जो इनिशियल लेवल ऑफ लेबर है इनटू e रेज टू पावर nt। समझ गए बात। तो उसके बाद ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो LT क्या है, मतलब लेबर इन टाइम पीरियड T। LT रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन टाइम पीरियड T। L0 एम्प्लॉयज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इनिशियल पीरियड। इनिशियल पीरियड में जितने बंदे काम पे लगे हुए थे। एंड n जो e की पावर है, इट रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर एट अ कांस्टेंट एक्सोजीनस रेट। के जो कांस्टेंट रेट से, एक्सोजीनस कांस्टेंट रेट से जो लेबर है वो बढ़ रही है उसको दिखाती है। द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 4, ये वाली पूरी की पूरी राइट साइड ये दिखाती है implies that the labor force expands at exponential rate n from initial period to the time period t। तो ये पूरी की पूरी साइड दिखाती है कि L0 से लेकर LT तक पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ LT इन इक्वेशन 3। अब अगर मैं ये जो इक्वेशन 3 है इसमें ये वाला जो L है इसकी जगह ये पूरी जो इक्वेशन है ये पूरी राइट हैंड साइड डाल देता हूँ, तो ये इस शेप में आ जाएगी। L की जगह ये पूरा का पूरा डाल दिया और K की जगह तो K ही है। समझ गई बात। तो इसको इक्वेशन मैंने 5 दे दी। सोलो रिगार्ड्स इक्वेशन 5 as the basic equation as it helps in determining the volume of capital stock needed to provide employment to available labor। तो ये बेसिक इक्वेशन है जो बताती है कि हमें कितना कैपिटल स्टॉक चाहिए जो एग्जिस्टिंग लेबर को काम दे सके। अकॉर्डिंगली according to Solow, at any moment the available supply of labor is given by the equation this जो मैंने अभी आपको बताई, and the available stock of capital is also a datum। तो बेसिकली ये बताया कि जो भी आपका जो अवेलेबल कैपिटल स्टॉक है वो कितने लेबर को नौकरी दे सकता है उसको दिखाने के लिए ये चीज बताई हुई है। सिंस द रियल रिटर्न टू फैक्टर्स will adjust to bring about full employment of labor and capital, we can use the production function जो y is a function of capital labor है to find the current रेट ऑफ आउटपुट। तो हमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है उससे करंट रेट ऑफ आउटपुट का पता लग सकता है अगर हमें कैपिटल और लेबर के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज है तो। देन द प्रोपेंसिटी टू सेव टेल्स अस हाउ मच ऑफ द नेट आउटपुट विल बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड। तो ये जो ऊपर है ये एस है, ये हमें बताता है कि कितना पैसा सेव करना चाहिए अगर हमें इतनी इतनी जो है कितना पैसा हमने अपनी तनख्वाह में से सेव करना है अगर हमें एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी है एक पर्टिकुलर आउटपुट को, नेट आउटपुट को बनाने के लिए। इन दिस वे वी कम टू नो द net accumulation of capital during the current time period. By adding to it the already accumulated stock, we know the capital available for the next time period and this whole process can be repeated in the same manner। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट जो है कितनी होगी अगर हमें सेविंग के बारे में पता होगा और कैपिटल स्टॉक के बारे में पता होगा और लेबर कितने रेट से बढ़ रही है उसके बारे में पता होगा, ठीक है। अब पॉसिबल ग्रोथ पैटर्न्स क्या रहेंगे इनके हिसाब से। अब ये जो इक्वेशन 2 थी ये वाली कि जो आउटपुट है इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल। यहाँ पे भी एल से डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी एल और एल को एल से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया y डिवाइडेड बाय l, इट इज स्मॉल y क्या है आउटपुट पर लेबर के एक लेबर ने कितना काम किया, और ये k डिवाइडेड बाय l को मैंने किससे डिनोट कर दिया स्मॉल k से, दैट इज कैपिटल लेबर रेशियो।
ठीक है, K by L, ठीक है. Above equation represents an alternative way to think about a production function in which everything is measured in the quantities per labor. तो अगर हम everything को हम quantity per labor के हिसाब से measure करें तो ये वाली चीज बन जाती है. इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये लेबर का तो कोई रोल ही नहीं रहा, वो तो 1 ही आ गया. तो जो आउटपुट है पर लेबर वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ कैपिटल लेबर रेशियो पे ही डिपेंड करती है. ठीक है, तो कैपिटल लेबर रेशियो पे डिपेंड करते हैं. घर के बाहर से वो कोई ऑटो जा रहा था, उसकी आवाज बहुत ज्यादा है. ठीक है, द कोर कंसेप्ट ऑफ अबव इक्वेशंस इज दैट आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर. आउटपुट पर वर्कर कैपिटल पर वर्कर पे डिपेंड करती है, ये मेन चीज है. द हायर द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल टू ईच वर्कर द मोर विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट. जितना ज्यादा एक वर्कर को ज्यादा कैपिटल मिलेगी उतना ज्यादा ही आउटपुट बढ़ेगी. द टोटल कैपिटल स्टॉक ग्रोज व्हेन द सेविंग्स आर ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन, बट capital per worker grows when savings are also greater than what is needed to equip न्यू वर्कर विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एज एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैव. तो यही बताया गया कि भाई जब भी आउटपुट तभी बढ़ पाएगी जब आप एग्जिस्टिंग वर्कर को पहले से ज्यादा मशीनें दोगे. समझ की बात. वो घर के बाहर दूध वाला सिटी बचा रहा है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा. अब मैं उसकी सिटी को बंद नहीं कर सकता. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ there is always a capital accumulation path consistent with the rate of growth of labor towards the steady state growth, Professor Samuelson introduces the fundamental equation. उन्होंने इस इक्वेशन को फर्दर फंडामेंटल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. उन्होंने एक नई इक्वेशन दी, डेल्टा स्मॉल के जो कैपिटल लेबर रेशियो में जो चेंज है दैट इज इट इज इक्वल्स टू एस एफ के. एस स्मॉल एस क्या है, वही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया. इट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल के क्या था, कैपिटल लेबर रेशियो, माइनस एन प्लस स्मॉल सिग्मा. ये जो होता था ये कैपिटल सिग्मा होता था, ये स्मॉल सिग्मा होता है. ठीक है, और ब्रैकेट में स्मॉल के, फिर से स्मॉल के क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो. द अबव इक्वेशन गिव्स द ग्रोथ ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो दैट इज स्मॉल के, नोन एज कैपिटल डीपनिंग, कि एक बंदे को ज्यादा से ज्यादा मशीनें देना. एंड shows that the growth of K मतलब small k depends upon savings, ये वाला जो पार्ट है savings वाला पार्ट, and saving after allowing the amount of capital required for सर्विसिंग डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हो गया. स्मॉल सिग्मा के ब्रैकेट खोलेंगे तो स्मॉल सिग्मा के हो गया. एंड आफ्टर जो कैपिटल वाइडनिंग के बाद एंड प्रोवाइडिंग द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर टू द न्यू वर्कर्स ज्वाइनिंग द लेबर फोर्स. अब ब्रैकेट खोलेंगे तो एन इंटू के हो जाएगा. एन इंटू के किसको डिपेंड करता है कि नई लेबर फोर्स क्या होगी. ठीक है, तो आगे जो एन इंटू के है वो क्या डिपेंड करता है, जो नई लेबर फोर्स है जो ज्वाइन कर रही है एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स को. और ये जो स्मॉल सिग्मा और के है ये आपका होता है कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब बेसिकली चाहिए कि आफ्टर अलाउइंग ऑल द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सर्विसिंग डेप्रिसिएशन को हमने जो कैपिटल की जो डेप्रिसिएशन है उसको जो जितने भी रिक्वायर्ड है उसको सिग्मा के से डिनोट किया गया. ठीक है, बाद में इनसे कॉमन वगैरह निकाल के ये चीज होगी. तो ये इक्वेशन सबसे मेन मानी जाती है. अब आ जाता है इक्विलिब्रियम इन द सोलोज मॉडल. सोलो मॉडल में इक्विलिब्रियम कब होगा? अकॉर्डिंग टू सोलो देयर विल बी अ स्टेट इन विच द आउटपुट एंड कैपिटल पर वर्कर आर नो लॉन्गर चेंजिंग. एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आउटपुट भी चेंज नहीं हो रही और कैपिटल पर वर्कर भी चेंज नहीं हो रही. दिस पर्टिकुलर स्टेट इज डिफाइंड एज स्टेडी स्टेट शोन इन द गिवन फिगर. तो हमने यहाँ पे आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल के मतलब कैपिटल लेबर रेशियो, और यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो दे दी है. ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे कैपिटल लेबर रेशियो है एंड आउटपुट लेबर रेशियो जो है वो आपको वाई एक्सिस पे गिवन है. उसके बाद टू फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट ग्रोथ सेट हम करते हैं कि चेंज इन के मतलब कैपिटल में जो चेंज आ रहा है वो जीरो है. ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे चेंज इन कैपिटल को जीरो ले लूं तो ये चीज यहाँ होके पॉजिटिव हो जाएगी ना. तो ये चीज और ये चीज तो बराबर आ जाएंगी. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर चेंज इन के को जीरो ले लें तो जो नेगेटिव थी वो दूसरी साइड जाके आपस में बराबर आ जाएंगी. समझ की बात. तो ये इक्वेशन पिछली इक्वेशन से निकाली है, इसको इक्वेशन 7 दे दी. अब ये जो के स्टार है ये वाला के स्टार, ठीक है, के स्टार इज द लेवल ऑफ आउटपुट लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर या लेबर व्हेन द इकोनॉमी इज इन स्टेडी स्टेट ग्रोथ. तो ये वाली जो सेविंग वाली कर्व है और ये वाली जो पॉपुलेशन प्लस जो डेप्रिसिएशन वाली कर्व है जब भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसी लेवल पे इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम मतलब स्टेडी स्टेट ग्रोथ. ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर टू कर्व्स जो एन प्लस सिग्मा स्मॉल के एंड एस एफ के कर्व जो है इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को. पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन is n plus sigma k line which shows the growth rate of labor and SFK curve which shows the growth rate of capital.
तो ये जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल वाली कर्व है, ठीक है, सेविंग से कैपिटल में कितना ग्रोथ होगा, और ये जो पॉपुलेशन वाली कर्व है ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये स्टेडी स्टेट ग्रोथ बताया गया है। और के स्टार जो है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कैपिटल लेबर रेशो बताया गया है। समझ गए बात। अब इसके बाद अगर हम करें तो सिचुएशन ऑफ अनस्टेबल ग्रोथ की कौन कौन सी सिचुएशन होगी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपने सीख ली तो समझो ये पूरा का पूरा मॉडल आपको आ गया। It can be checked whether E is a stable equilibrium or not. The capital per worker K star small k है ये represents the steady state, कि ये स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। इट कैन बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। अब कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगले पार्ट पे भी लगेंगी और ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, इफ एक्चुअल के इज हायर और लोअर देन के स्टार द इकोनॉमी विल रिटर्न टू इट। अगर ये जो के स्टार से ज्यादा कैपिटल है या कम कैपिटल है और ये दोबारा इस पे आ जाते हैं तभी ये स्टेडी स्टेट माना जाएगा। Thus E is a stable equilibrium अगर ये रिटर्न कर जाते हैं। अब कैसे, ध्यान से देखना। इफ एक्चुअल K is to the left of K star, that is जो एक्चुअल कैपिटल लेबर रेशियो होगी वो K स्टार से कम होगी। सॉरी, बोल बोल के गला बैठ गया मेरा। मान लो एक्चुअल K इतना है, K स्टार से लेफ्ट साइड पे है, तो जब भी ये लेफ्ट साइड पे होगा तो ये जो एस एफ के फंक्शन है इट विल बी ग्रेटर देन n प्लस सिग्मा के। मतलब यहां अगर देखें तो ये जो है ये वाली कर्व है ये ऊपर है और ये वाली जो कर्व है वो नीचे है, तो ये वाली कर्व है वो ज्यादा होगी और ये जो पॉपुलेशन वाली चीज है वो कम होगी। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी इस केस में जो इक्वेशन 6 दिखा रही है, इस केस में जो एस एफ की कर्व है वो ग्रेटर चली जाएगी और ये वाली कर्व जो है लेस चली जाएगी, और जो कैपिटल में चेंज आएगा वो ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चेंज आएगा। तो इस केस में अगर कैपिटल में पॉजिटिव चेंज आएगा तो कैपिटल तो बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ के दोबारा इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। समझ गए बात। ये कंडीशन याद करनी बहुत जरूरी है। एज अ रिजल्ट द एक्चुअल कैपिटल लेबर रेशियो विल be growing in the economy and there will be a gradual movement towards the equilibrium point E। तो अगर इस सिचुएशन में हुए तो यहां से इधर शिफ्ट होके इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ जाओगे। समझ गए बात। एंड द इक्विलिब्रियम कैपिटल लेबर रेशियो जो के स्टार है वही आ जाएगी। अब इसे उल्टा कर लेते हैं। बाय द सिमिलर रीजनिंग इफ के इज टू द राइट साइड ऑफ दिस के स्टार, अगर हम कोई भी पॉइंट ये ले लेते हैं के, ये के स्टार के राइट पे आ रहा है, तो इस सिचुएशन में देखें तो ये जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और यहाँ जो सेविंग वगैरह वो कम हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो चेंज आएगा कैपिटल में वो नेगेटिव होगा और ये वापस गिर जाएगी। तो इन कंडीशंस को आपको याद रखना है कि अगर उल्टा हुआ तो इसमें क्या होगा, जो के होगा वो के स्टार से ग्रेटर चले जाएगा और इसमें जो एस एफ के फंक्शन है वो कम हो जाएगा जो पॉपुलेशन वाला है उससे, और इसमें कैपिटल में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव चेंज आएगा, तो मतलब जो स्मॉल के है उसको गिरना होगा तो वो गिर के फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ चला जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी कंडीशंस है। हियर द एक्चुअल कैपिटल डीपनिंग विल एक्चुअली श्रिंक एंड द इकोनॉमी इवेंचुअली विल सेटल एट पॉइंट ई, वही दोबारा ई पॉइंट पे आ जाएगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बन जाएगी जब कैपिटल के स्टार रहेगा। तो यही सेम इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली जो मैंने लिखी हुई है वही सेम इक्वेशन दोबारा लिखी हुई है। ठीक है, तो अब hence it can be proved that E is the stable equilibrium and K star will be the equilibrium level of capital output ratio. Solow is of the view that if the economy is not in the state of equilibrium then it will undergo the following changes। अगर equilibrium में नहीं हुई तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस होंगे जिससे दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इफ द इनिशियल कैपिटल इज बिलो, फिर से वही बातें बता रहा हूँ, बिलो द इक्विलिब्रियम रेशियो देन द कैपिटल एंड आउटपुट कंपेयर टू लेबर रेशियो कंटिन्यू टू इंक्रीज रैपिडली टिल द इक्विलिब्रियम इज रीसेटल्ड। वही वाली बात। ठीक है, उसको थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है। इफ द इनिशियल कैपिटल इज above the equilibrium ratio then capital and output as against labor power will increase at slow rate। तो इसमें रेट काफी स्लो चला जाएगा। increase in the output is always between the increase in capital and labor। जो भी आउटपुट में इंक्रीज आएगा वो कैपिटल और लेबर के बीच में ही इंक्रीज आने को कहेंगे। ठीक है, अब यही चीज, ये 3 पॉइंट्स इन्हीं को जो है ऊपर वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आ जाता है स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ प्रोडक्टिविटी कर्व। जो प्रोडक्टिविटी कर्व है इसकी शेप पे डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। द सिचुएशन ऑफ स्टेबिलिटी as shown in the above figure may not be necessary in all conditions। ये जो इक्विलिब्रियम मैंने बताया, क्या पता सारी सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम कर्व ऐसे ना हो। ठीक है, क्या पता ये कर्व इस टाइप की हो जो मैंने अभी नीचे बताई है, क्या पता ये इस टाइप की है, इस टाइप की है, इस टाइप की है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ प्रोडक्टिविटी कर्व्स दैट इज एस एफ के एंड
इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो सेम चीज दी हुई है। प्रोडक्टिविटी कर्व जो है एस एफ के इंटरसेक्ट द रे जो पॉपुलेशन वाली है, जो एन प्लस सिग्मा के, ये जो मैंने आपको बताया था एन के क्या होता है, पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है, और सिग्मा के डेप्रिसिएशन वाली बात, एट 3 पॉइंट्स दैट इज E1, E2 एंड E3। द कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल लेबर रेशियो जो है K1, K2 एंड K3 है। द पॉइंट K1 एंड K3, ये जो K1 और K3 है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और K2 नहीं है। अगर आप पिछली कर्व में देखो, जो मैंने पिछली कर्व करवाई है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल तब होता है जब ये कर्व इसको ऊपर से काटती है। एस एफ के कर्व इसको एन के वाली को, एन सिग्मा के वाली को ऊपर से काटती है। अगर नीचे से काटेगी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं रहेगा। वही चीज बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि ये ऊपर से काट रही है ये भी स्टेबल है, ये ऊपर से काट रही है ये भी स्टेबल है, मगर ये नीचे से काट रही है ये अनस्टेबल है। इसके पीछे वही रीजनिंग दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। ये बताया था ना कि जब डेल्टा के पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वही वाली रीजनिंग यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है। वो मैं फास्ट फास्ट रीड कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर पॉइंट K1, ये जो K1 है मूविंग सिग्निफिकेंट स्लाइटली टू द राइट। अगर K1 से राइट पे जाते हैं तो N सिग्मा के विल बी ग्रेटर देन एस के, वो जो प्रोडक्टिविटी कर्व है उससे ज्यादा हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, डेल्टा के इज नेगेटिव, जो चेंज इन के है वो नेगेटिव आ जाएगा, और जो के है वो डिक्रीज होके दोबारा पीछे चला जाएगा, K1 पे आ जाएगा। ठीक है, दस इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव बैक टू के। तो अगर यहाँ पे हुआ तो ये वापस के पे, K1 पे आ जाएगा। इफ वी मूव टू लेफ्ट ऑफ K1, अगर हम K1 पे लेफ्ट पे जाते हैं तो कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने की बात ये है कि अगर हम इधर जाएंगे, अगर हम हल्का सा इधर जाते हैं तो वापस आ जाएंगे, और हल्का सा इधर जाते हैं तो भी K1 पे वापस आ जाएंगे। इसलिए K1 क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो K1 को जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा गया है, उसी बात को दोबारा शो किया। हेयर K1 इज पॉजिटिव और इसकी टेंडेंसी होगी कि मूव फॉरवर्ड करे टू K, therefore a slight movement away from K creates the condition which forces a movement towards K1, indicating that K1 is a stable capital labor ratio. Similarly K3 पे भी यही बात है, but the case is not the same for K2। K2 में अगर देखें तो इसकी स्लोप क्या है, मैं आपको बैक करके बताता हूँ। इसकी जो स्लोप है ये नीचे से काट रही है। जब नीचे से काटती है तो वो उल्टा हो जाता है सारा सिचुएशन। इफ देयर इज स्लाइट मूवमेंट टू द राइट ऑफ K2, देन जो प्रोडक्टिविटी कर्व है उसकी स्लोप ज्यादा हो जाएगी और एन प्लस सिग्मा के की जो स्लोप है वो कम हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा के जो कैपिटल लेबर रेशियो में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव होगा एंड विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम K2। तो अगर ये हल्का सा इधर गई तो इसमें मूवमेंट होगी कि ये यहाँ तक चले जाए, और अगर हल्का सा यहाँ जाएगी तो कंडीशन कहती है इसमें मूवमेंट है कि ये K1 तक चली जाए। तो वापस तो ई नहीं आया ना, तो ये क्या, अनस्टेबल। तो वही बताया, ऑन द अदर हैंड अगर स्लाइटली दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ चलेगी तो ये K1 की तरफ चली जाएगी। तो ये थोड़ा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो E1 और E3 को ही स्टेबल माना गया है। ये आप चाहो तो ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब मेरिट्स क्या हैं सोलो मॉडल के। सोलो मॉडल इज अ यूनिक एंड स्प्लेंडेड कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट है। दिस एनालिसिस इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द हेरोडोमर मॉडल एज ही हैज सक्सेसफुली established stability in a balanced equilibrium। उन्होंने हेरोडोमर मॉडल के एक स्टेप ऊपर है क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने गए थे और स्टेबल इक्विलिब्रियम हासिल करने में सक्सेस उनको हुई है। सोलो मॉडल इज अ थ्योरेटिकल ब्रेक थ्रू in the history of economic growth. The merits of Solow model are as under: number one, Professor Solow conserves the main features of, कंजर्व करते हैं हेरोडोमर के मेन फीचर्स, जैसे होमोजेनियस कैपिटल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन होना चाहिए, एंड गिवन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स। ये सारी चीजों को कंजर्व करके ही आगे चलते हैं, मतलब इन चीजों को हेरोडोमर मॉडल से लेके कांस्टेंट मान के आगे चलते हैं। ही allows substitutability between labor and capital। उन्होंने लेबर कैपिटल को सब्सिट्यूशन के बारे में बताया। एज अ रिजल्ट ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स मोर एडजस्टेबल और फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक हो गया। ही कंसीडर्स अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन फंक्शन इन एनालाइजिंग द ग्रोथ प्रोसेस, के प्रोडक्शन फंक्शन कंटिन्यूस है, लगातार बढ़ता जा रहा है। सोलो क्रिएट्स अ स्टेडी स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ। उन्होंने स्टेडी स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ के बारे में बताया। सोलो हैज साइड ट्रैक्ड all difficulties and rigidities in modern Keynesian economic analysis। जो Keynesian income analysis है उनके बीच में जो rigidity थी उसको, उन difficulties को and rigidities को sideline किया। The long run growth in
सॉरी, द लॉन्ग रन ग्रोथ इज डिटरमिन्ड बाय एन एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। तो उन्होंने ये बताया लॉन्ग रन में अगर ये जो पॉपुलेशन के बढ़ने से और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से जो चेंजेस आ रहे हैं, लॉन्ग रन ग्रोथ इससे हासिल की जा सकती है। क्रिटिसिज्म करते हैं, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा अपनी क्रिटिसिज्म साथ के साथ ही लिखनी है। डिस्पाइट मेनी मेरिट्स, Solo's model has been criticized on the following grounds. Number one, it ignores the equilibrium between actual growth rate, जिसको G से denote किया जाता है, and warranted growth rate. It is not a comprehensive model because it does not establish relationship between it does establish relationship between warranted growth rate, GW, and natural growth rate, but it ignores the problem of equilibrium between actual growth rate and warranted growth rate. इन्होंने भाई नेचुरल और वारंटेड ग्रोथ रेट को तो बता दिया इक्विलिब्रियम में, मगर एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट के बीच में इक्विलिब्रियम को इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसलिए जो हैरेड डॉमर को फॉलो करते हैं उन्होंने इनकी बुराई कर दी। सेकंड पॉइंट है अनरियलिस्टिक assumption ऑफ होमोजेनियस एंड मैलेबल कैपिटल। सिंपल वर्ड्स में पूरी की पूरी थ्योरी मान के चलती है जो कैपिटल है वो होमोजीनियस है, जो कि आपको पता है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एक कंपनी में कोई कैपिटल, दूसरी कंपनी में कोई कैपिटल, मशीनें अलग अलग हो सकती है, समझ की बात। होमोजीनियस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Solo's model is based on the unrealistic assumption that there exists homogeneity and malleability of capital. In fact, capital goods are very much heterogeneous and so there arises the problem of their एग्रीगेशन। तो हम सारे के सारे कैपिटल को एक तरीके से एग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, वो तो अलग अलग टाइप के हुए ना। थर्ड आ जाता है एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सोलोज मॉडल इज करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। पूरी थ्योरी में इन्वेस्टमेंट फंक्शन नहीं दिया हुआ। इफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज इनकॉर्पोरेटेड इन इट, अगर उसमें डाल देते इस मॉडल में, देन it too will have the problem of instability as found in the Harry-Doman model। तो डाल देते तो थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाती, बट उस इंस्टेबिलिटी को कैसे कैपिटल लेबर रेशियो से चेंज करना है वो भी पता लग जाता। रेफरिंग टू द एब्सेंस ऑफ investment function in this model, yeah, in the Solos model, Professor Amartya Sen pointed out that because of this shortcoming the model has failed to highlight the expectations of the entrepreneurs about future। अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन ही नहीं होगा तो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर क्या सोचते हैं कि कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्या फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैक्टर प्राइजेस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि वेजेस भी फ्लेक्सिबल हों, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस हैं वो भी फ्लेक्सिबल हों, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सोलोज मॉडल एज्यूम्स that for the adjustment of economy, flexibility of factor prices is an essential condition. However, in real life, factor prices are not perfectly flexible. आप लेबर की कभी भी तनख्वाह बढ़ा दो, कभी भी कम कर दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। Next, absence of empirical justification. Solo's model is based on the assumption of labor augmenting technical progress. के लेबर डीपनिंग की बात की गई है। ठीक है, एक लेबर को ज्यादा से ज्यादा मशीनें देने की बात की गई है, बट देयर इज नो एम्पिरिकल जस्टिफिकेशन ऑफ दिस assumption। इस assumption की कोई एम्पिरिकली जस्टिफिकेशन तो नहीं है। इट मीन्स दैट सोलोज मॉडल सोलो मॉडल्स assumption ऑफ लेबर ऑगमेंटेड टेक्निकल प्रोग्रेस इज नॉट एम्पिरिकली बेस्ड। मतलब कहाँ से डाटा इकट्ठा किया बताया नहीं इन्होंने, क्या क्या किया, कैसे एम्पिरिकल एविडेंस इकट्ठा किया, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल प्रोग्रेस इज नॉट एन एक्सोजीनस फैक्टर। दिस मॉडल ट्रीट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज एक्सोजीनस फैक्टर ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। कि ग्रोथ प्रोसेस में टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सोजीनस फैक्टर है, मगर वो तो एंडोजीनस फैक्टर होती है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स टेक्निकल प्रोग्रेस इज नॉट एन एक्सोजीनस फैक्टर, बल्कि टेक्नोलॉजी तो जो है वो गिवन नहीं होती, मॉडल के आउटसाइड नहीं होती, उसको तो विद इन द मॉडल डिस्कस करना चाहिए था। फिर आ जाता है अनरियलिस्टिक assumptions। सोलोज मॉडल is based on several unrealistic assumptions such as perfect competition जो ज्यादातर पाई नहीं जाती, न्यूट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी ये भी नहीं पाई जाती, कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन भी नहीं होता और होमोजेनियस कैपिटल एंड लेबर भी नहीं होते, एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर कैपिटल ये भी नहीं होती। तो ये अनरियलिस्टिक assumption पे बेस्ड है। इन शॉर्ट हम कंक्लूड करते हैं मॉडल इज क्रिटिसाइज्ड ऑन मोर देन वन काउंट, नेवरदलेस सिंप्लिसिटी इज द चीफ मेरिट ऑफ दिस मॉडल। ये मॉडल काफी सिंपल है। ये कहता है कि भाई लेबर कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करो और पॉपुलेशन के बढ़ने से और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, टेक्नोलॉजी के अच्छे होने से हम पहले से ज्यादा स्टेडी स्टेट ग्रोथ पे जा सकते हैं। उसकी इक्वेशन ही दे दी। ठीक है, अब बच्चे मुझे कहेंगे भाई इतना सिंपल कहाँ है, ये इतनी सारी इक्वेशंस है, समझ की बात, तो वो तो अब करनी पड़ेंगी ना। दिस मॉडल एस्टैब्लिशेस द न्यू क्लासिकल स्टडी ग्रोथ इक्विलिब्रियम विद अ सिंपल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो सिंपली एडजस्ट कर सकता है ये मॉडल स्टडी स्टेट ग्रोथ को, इक्विलिब्रियम को लेबर कैपिटल के सब्स्टिट्यूशन से एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मॉडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।